autotrophic nutrition in plants. Today we will discuss about the heterotrophic nutrition in plants. Okay. First, what is heterotrophic nutrition? Heterotrophic nutrition क्या है? The mode of nutrition in which an organism is depend on other organism. The mode of nutrition in which an organism depend on other organisms. For their food is called heterotrophic nutrition. कुछ प्लांट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. ठीक, कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं मगर नाइट्रोजनस कंपाउंड के रिक्वायरमेंट के लिए वो इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, है ना. तो इंसेक्ट्स को पकड़ने वाले प्लांट्स में सबसे पहला है, अगर हम देखें तो कार्निवोरस में जैसे हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे वीनस फ्लाईट्रैप या पिचर प्लांट. ये क्या करते हैं, ये कीड़ों को, इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं. इनके पास कुछ ऐसे सेक्रेशंस होते हैं जिसके ऊपर अगर इंसेक्ट आके बैठ जाए तो वो चिपक जाता है, या वो अपने वीनस फ्लाईट्रैप तो इस तरीके से उनको अपने अंदर पकड़ के रख लेता है और इस तरीके से वो नाइट्रोजनस कंपाउंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कई तरह का होता है. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई तरह का होता है जिसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और सिम्बायोटिक. हेटरोट्रॉफिक जो है इसमें तीन तरह की चीजें हम पढ़ेंगे. एक है सेप्रोफाइटिक, दूसरा है पैरासिटिक एंड थर्ड वन इज सिम्बायोटिक. ये तीन मोड न्यूट्रिशन के हम डिस्कस करेंगे. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो अपने फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, है ना. सड़ी गली चीजों के ऊपर ये उगते हैं, जैसे मशरूम, है ना. तो सेप्रोफिटिक मोड जो प्लांट्स होते हैं ये न्यूट्रिशन कहां से पाते हैं? गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. डेड एंड डिकेइंग, और इसके एग्जाम्पल्स होते हैं मशरूम्स. मशरूम्स जो हम खाते हैं, मशरूम्स या कुछ और एग्जाम्पल्स भी इसके हैं. आप लोगों के सिलेबस के बाहर की चीजें हैं बट इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो कैरल रूट होता है. इसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे. बट ठीक है, अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये व्हाइट कलर के ही दिखते हैं मगर कभी कभी इनके पास बहुत ब्राइट कलर के फ्लावर्स भी हो सकते हैं इस के अंदर. अब क्या है, मशरूम्स या आपने देखा होगा मशरूम्स वगैरह कैसे उगते हैं. कहीं लकड़ियां पड़ी हैं, सड़ गल गई हैं, उसके ऊपर, है ना. एनिमल, डेड एनिमल है वो धीरे धीरे सड़ गल रहा है. कुछ प्लांट्स भी उसके साथ अगल बगल सड़ रहे हैं उस जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं पहुँचती हो, ऐसी जगह पे ये. ठीक है.
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं ये किसी एक प्लांट के ऊपर पहुंच जाते हैं, चढ़ जाते हैं कुछ इस तरह से। सपोज जैसे ये एक प्लांट, ओके, तो पैरासाइट्स यहाँ से अगर उगने शुरू हुए तो ये इसको ऐसे ऐसे लपेटना शुरू करेंगे ऐसे, ठीक। और ये इसके रूट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत वीक होते हैं, मगर ये स्टेम के ऊपर जो इस तरीके से ये स्पाइरल बाइंडिंग कर देते हैं, यहाँ ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज ये पैरासाइट है, ओके, तो ये यहां से कोई स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं कुछ प्लांट्स में, और पेनिट्रेट करके इसके स्टेम से यहां से ये फूड ऑब्टेन करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक तो पार्शियल पैरासिटिक होते हैं और एक कंप्लीटली पैरासाइट होते हैं। इसके एग्जांपल्स होते हैं कैस्कटा, आप लोगों ने देखा होगा, अमरबेल भी कहते हैं इनको, है ना। तो ये इसके एग्जांपल्स होंगे। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म बाय पेनिट्रेशन, ओके। अब इसके मिस्टर टू, ये कैस्कटा जो है ये पूरी तरह से पैरासाइट है। ये सिंथेसाइज्ड फूड जो है वो प्लांट से डायरेक्ट लेता है और सिर्फ उसी पे ये सर्वाइव करता है। बट दिस मिस्टिल्टो जो है ये पार्शियल पैरासाइट होते हैं, ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मगर ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसके लिए ये किसी होस्ट प्लांट की हेल्प लेते हैं, ओके। तो पैरासाइट जो है वो जिस प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है, हम उस प्लांट को कहते हैं होस्ट प्लांट। फिर थर्ड वन इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में एक रिलेशन डेवलप होता है प्लांट और किसी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या प्लांट के अंदर या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो सपोज लेग्यूम्स की बात करें या लाइकेन की बात करें, लेग्यूम्स प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फलियां होती हैं, है ना। जैसे मटर है, पी प्लांट, तो फलियों वाले पौधे को लेग्यूम्स कहते हैं। इनकी जो रूट होते हैं, इनके जड़ में रूट नोड्यूल्स बनते हैं कुछ इस तरह से। जैसे सपोज इसकी जड़ है अगर, तो इसके रूट में कुछ ऐसे ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं, ठीक है। अब ये नोड्यूल्स में क्या करते हैं, ये राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो इनके रूट नोड्यूल्स में रहता है, और ये राइजोबियम जो है उसको प्लांट रहने की जगह भी प्रोवाइड करा रहा है और साथ में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करा रहा है। बदले में ये क्या करता है लेग्यूम्स के लिए, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उनको कंपाउंड के फॉर्म में, कुछ अमोनिया जैसे फॉर्म में या नाइट्रोजन के कुछ और भी कंपाउंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में ये मिट्टी में फिक्स करता है, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिम्बायोटिक, एक ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच, गिव एंड टेक का। एक दूसरे की मदद कर रहा होता है, दूसरा पहले की मदद कर रहा होता है, ठीक है। लाइकेन के केस में भी ऐसा ही होता है। तो तीन मोड न्यूट्रिशन के आए, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। ये क्या है, ये अपने रिक्वायरमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं। क्लियर? ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ अब इसके बाद एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक और चीज बच जाती है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद यू।
रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। बहुत सारे प्लांट हैं सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करने के बाद बहुत सारे वो लगातार अपने पूरे लाइफ स्पैन जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेते जा रहे हैं। तो सॉइल में न्यूट्रिशंस जो है, जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं और उनकी सॉइल के अंदर उनका रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है, कैसे वो वापस उसके अंदर आता है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? क्या होता है, सॉइल है ये, सपोज ये सॉइल, इसके अंदर हमने बहुत सारे प्लांट्स लगा के रखे, फार्म है और हम इसके अंदर वीट के प्लांट्स लगाते हैं, ठीक। अब वीट के प्लांट क्या कर रहे हैं, सॉइल से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज फर्टिलाइजर्स ना। फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना हम, इसमें यूरिया डालते हैं, फॉस्फेट डालते हैं, है ना, डाई अमोनियम फॉस्फेट और कुछ इस तरह के बहुत सारे फर्टिलाइजर्स हैं जिनको हम डालते हैं। समटाइम भी ये मैन्योर, गोबर की खाद भी डालते हैं ना। तो इन चीजों के साथ रिप्लेनिशमेंट होता है सॉइल का। जब हम फार्मिंग कर रहे होते हैं तो हम लगातार इसके अंदर खाद डालते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आगे चल के फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और वो जमीन खराब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स वो अक्सर क्या करते हैं, जैसे सपोज गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो उसके साथ वो सरसों की खेती कर लेते हैं। सरसों के रूट्स में अगर राइजोबियम बैक्टीरिया आ गया तो वो बहुत सारा नाइट्रोजन उसके अंदर फिक्स कर रहा है ना। इसके अलावा तो यहाँ हम क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की आती है वो होती है नाइट्रोजन, है ना। इसीलिए हम जो यूरिया यूज करते हैं, यूरिया खाद फर्टिलाइजर, आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है 42% नाइट्रोजन, है ना। तो यूरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है, लेकिन बार बार फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए कुछ रेमेडियल तौर पे हम ये कर सकते हैं कि अल्टरनेट दो साल अगर हमने गेहूं की फसल उगा ली है तो उसके बाद हम कोई फली वाली कोई लेग्यूम अगर लगा दें तो लेग्यूम्स के रूप में बहुत सारे बैक्टीरिया आकर के राइजोबियम रहेंगे और वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। इसके अलावा मैन्योर्स का इस्तेमाल हमको लगातार खेतों में करते रहना चाहिए ताकि सॉइल हमारी लंबे समय के लिए अच्छी रहे और डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड को हम ओवरकम कर सकें। ओके, so that's all in this chapter.